नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों, हम करने जा रहे हैं आज वीडियो री एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट और वन दरोगा के लिए अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है? किसके लिए? वीडियो री एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 2022 और वन दरोगा के लिए, ठीक है? किसका? हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? गणना पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम निकला था 2019 में, उसका एग्ज़ाम हुआ था 30/8/2019 के लिए। उसकी हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है? हिंदी के सारे क्वेश्चन करेंगे उसके। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। देखेंगे पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपके तक जो है क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो पहुंच पाएंगे और उसको कुछ लाभ मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है? अन्यथा वो होगा क्या कि आप चैनल पर आएंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, चले जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम वैसे भी आपका बहुत कम समय लेते हैं, 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में ही आपका पूरा सेशन खत्म हो जाता है और 20 से लेकर 25 क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस सेट में वो सभी ले लेते हैं उसमें, दवा इतने क्वेश्चन होते हैं हर एक सेट में, ठीक है? कभी कभी 30 भी होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिएगा, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा, निर्मला हो गया, ठीक है? गोदान है, गबन है, ये सभी किसके हैं? प्रेमचंद की हैं, ठीक है? और इनकी और भी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ ये इस प्रकार हैं, जैसे कर्म भूमि है, ठीक है? वरदान है, रंगभूमि है, ठीक है? मंगलसूत्र एक ऐसा उपन्यास है इनका जो अधूरा रह गया था, ठीक है? तो मंगलसूत्र ज़्यादा याद रखना है क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है? हुंकार काव्य संग्रह कौन सी रचयिता का है? हुंकार काव्य संग्रह, बताइए दोस्तों किसका है? आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है हुंकार, वो है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर की एक आध दो और देख लीजिएगा। एक इनमें से जो फेमस है वो है रश्मि रथी उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है? इतिहास के आंसू, कुरुक्षेत्र आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है? चलिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। लाल पीला होना ये मुहावरा है दोस्तों, इसका तुम्हें क्या बताना है? अर्थ बताना है दोस्तों। तो लाल पीला कब होता है इंसान? जब वो बहुत गुस्से में होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बहुत कंजूसी का आश्रय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? बहुत कंजूस होगा उसके लिए क्या उसमें से उपयुक्त लोकोक्ति रहेगी दोस्तों, बताइए। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो नहीं होगा दोस्तों। चट मंगनी पट है, ये भी नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी नहीं होगा, ये तो लाभ से रिलेटेड हो गया, ठीक है? कंजूस के लिए यही आएगा ऑप्शन सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों अपना। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अगर दो विपरीत शब्द दे रखे हैं तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे दिन और रात, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह उचित रहेगा? तो इसके बीच में इस तरीके के चिन्ह देखा है आपने, ठीक है? ये क्या होता है? योजक चिन्ह। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा दोस्तों। पर किस कारक का परसर्ग है? तो दोस्तों, मैं और पर ये कौन से परसर्ग होते हैं? ये होते हैं अधिकरण के। कौन से? अधिकरण के, ठीक है? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की रे का के की रारी रे और अधिकरण मैं पर, ठीक है? और संबोधन में हे वो अरे। तो इस तरीके से अगर आप इसकी राइमिंग बना लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्दों के लिए तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप बोल के देख लीजिएगा। तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा जमीन। जमीन बिल्कुल क्या है? उचित शब्द है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? स्त्रीलिंग के बिल्कुल उचित शब्द है जमीन। जहाज पानी में गया, जलपान किया, जुलूस निकला और जमीन फिसल गई, जमीन गिर गई, ठीक है? ऐसा होता है, जमीन फट गई। तो इस तरीके से कुछ अगर आप अर्थ निकालेंगे इनका, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों, ठीक है? पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पदक्रम की दृष्टि से मतलब क्रम किसमें सही रखे हुए हैं। विराट तेज खिलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खिलता है विराट या खेलता है तेज विराट। तो आपको सिंपल है, ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है हमारा? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? विराट तेज खेलता है। और इसका सबसे सही तरीका क्या है? आप पहले कर्ता देख लीजिएगा, ठीक है? फिर क्रिया देख लीजिएगा, ठीक है?
तो इस तरीके से आप देख लेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। लास्ट में क्रिया होती है, स्टार्टिंग में करता होता है, उस तरीके से चीज़ देख लीजिएगा। बर्बर शब्द का विलोम शब्द क्या है? बर्बर का मतलब होता है जो बहुत ही विवशता से आक्रमण करने वाले होते हैं, लड़ाई करने वाले होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सभ्य, ठीक है, और सभ्यता के साथ बात करने वाले, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जो उछाला जाएगा उसके लिए क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं उच्छिप्त। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उच्छिप्त दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? मतलब बाकी होंगे, एक नहीं होगा इनमें से दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए जो सही आंसर है वो है अम्बुद। क्यों नहीं है दोस्तों अम्बुद? अच्छा, अम्बुद जो है बादल का है, ठीक है दोस्तों, इस चक्कर में इसे समुद्र का नहीं बोलेंगे, धी करके होता, ठीक है। जिन शब्दों में धी लगा होगा ना वो समुद्र के होंगे, जैसे पयोधी है, इस तरीके से अम्बुद ही होता ना, अम्बुद की जगह अम्बुद ही होता, तो ये क्या हो जाता? समुद्र का पर्यायवाची हो जाता, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और समुद्र का पारावार और अरवणा ये भी याद कर लीजिए, रव, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो अनुसंगिक, अनुषांगिक, ये बड़े कंफ्यूजिंग है दोस्तों, सही से देख लें ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आनुषंगिक, आनुषंगिक, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, अभीष्ट शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, अभीष्ट का। तो अभीष्ट का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर, अभी छोटी ई की मात्रा होगी और इसके साथ इष्ट लगा हुआ होगा, ठीक है। आप इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें हो सकते हैं, अभी, इसमें भी और इसको लेकर, ये तो खैर कोई लगाएगा ही नहीं, ठीक है। ये तीनों ही कंफ्यूजिंग वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगी यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये भी कंफ्यूज कर सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा दोस्तों, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अंतिम में, ठीक है, तो इसमें हुआ एम का, किसका? एम का, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा जो मूल शब्द है वो है अंत, अंत में एम जोड़ा है तब अंतिम बना है, ठीक है। आप संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा इस शब्दों में, अगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तब तो आसानी से हो जाएंगे ये। कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण, कला में जो प्रवीण, तो उसे क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास, ठीक है, कला में प्रवीण, ठीक। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्दों की पहचान वो होती है क्योंकि वो लगभग संस्कृत जैसे प्रतीत होते हैं, कुछ संस्कृत के शब्द ही होते हैं, क्योंकि वो इस चक्कर में। तो इसमें सब में जो सही आंसर है हमारा, छेद, छुरी, छाता, ये सब तद्भव है। यहाँ पर जो तत्सम शब्द है दोस्तों यहाँ पर वो है छाया, ऑप्शन ए, ठीक है। छाया क्या है? तत्सम शब्द है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा, टावर का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, कहाँ से बोला जाता है? ये कंठ है, तालव्य है, दंत है, कौन सा है? तो दोस्तों ये है मूर्धन्य। टावर कौन सा शब्द है? मूर्धन्य ध्वनि है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर आपको बताना है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा है? आ, उ, ए और ओ। तो यहाँ पर जो दोस्तों दीर्घ स्वर है वो है आ, और हर्ष स्वर इसमें से कौन सा होता? छोटा वाला आ। अच्छा, फिर ये उ, ए, ओ क्या है? देखो उ क्या है? ये हर्ष स्वर आएगा। ए और ओ है संयुक्त स्वर, कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? दिनांक, या सेवा में, या ऑप्शन सी है प्राप्तकर्ता का पदनाम, या प्रेषक पदाधिकारी। तो दोस्तों हमारे शासकीय पत्र में बाईं ओर क्या लिखा जाता है दोस्तों? ये लिखा जाता है प्रेषक अधिकारी का नाम व पदनाम, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिसूचना का अगर स्पेलिंग बताएं दोस्तों तो इसकी होती है नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए, सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होती है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। तो जो कथन दोस्तों गलत है वो है ऑप्शन बी, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, प्रेषक का उल्लेख होता है, ये क्या है? गलत कथन है, बाकी सभी क्या है? सही है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, अगला है दोस्तों एक गद्यांश है हमारा छोटा सा, ठीक है, और 5 क्वेश्चन इस पर आधारित है।
देख लेते हैं क्या गद्यांश है हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधे संबंध नहीं रह पाता। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलाइनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में यह कला दरबार में आई। कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। यह कह सकते हैं कि इसमें उनका अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पैराग्राफ। पूंजीवाद का कला में हस्तक्षेप, कुछ इस तरीके की चीजें हैं ये। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया दोस्तों? क्या चीज आ गई? तो आपने पढ़ा था पैराग्राफ, उसमें था बाजार। ठीक है, बाजार आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था दोस्तों? किसका था? तो ये था समाज का। किसका था? समाज का था। फिर धीरे धीरे कला कहाँ पहुंच गई? राज दरबारों में। ठीक है दोस्तों, कला क्षेत्र का संकुचन का आवश्यक क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कला का दायरा सीमित हो जाना। कला का दायरा सीमित हो जाना। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजनबीपन का आवश्यक क्या है? अजनबीपन का क्या होता है दोस्तों? अजनबीपन मतलब अकेला रह जाना, एकाकीपन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो दोस्तों हमने बात की थी जब हमने गद्यांश पढ़ा था, तो ये था पूंजीवाद, कला में पूंजीवाद का हस्तक्षेप को इस तरीके से इसका क्या निकल रहा था? भाव निकल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो यही हो जाएगा, कला में पूंजीवाद। ठीक है, क्योंकि पूंजीवाद कला में आ गया था, इस चक्कर में कला क्या आ गई थी? बाजार में आ गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। ये थे तो दोस्तों आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस तरीके से आप आज का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। इसमें हिंदी के क्वेश्चन हमने सारे देखे। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आप वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप इतनी हेल्प तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सेशन जरा सा भी पसंद आता है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आपको एक बेहतरीन सेशन के साथ में जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।